Hello students, welcome in my class. Today we are solving question number 2 of exercise 3.6. सेकेंड क्वेश्चन के हमारे पास 3 पार्ट्स हैं. इसमें आपको पहले इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है गिवन प्रॉब्लम से एंड देन सॉल्व. फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम एज अ पेयर ऑफ इक्वेशंस, लीनियर इक्वेशन एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन. सबसे पहले हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट मीन्स बनानी है, उसके बाद आपको सॉल्व करना. देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट. पहले तो हमें क्या निकालनी है, उसकी स्पीड निकालनी है. रोइंग का मतलब होता है बोट चलाना, उसकी बोट की स्पीड. फाइंड द हर स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, मतलब स्टिल वाटर में, मतलब रुके हुए वाटर में उसकी रोइंग की स्पीड, दैट मीन्स बोट चलाने की स्पीड. दैट मीन्स आपको क्या निकालनी है, बोट की स्पीड. एंड द स्पीड ऑफ द करंट मीन्स यहाँ पर करंट क्या है, वाटर की स्पीड है. कई बार करंट लिख देते हैं, वाटर लिख देते हैं, स्ट्रीम भी लिख देते हैं, सबका मीनिंग एक ही है, वाटर की स्पीड. तो जो वर्डिंग लिखी हो वही स्पीड आपने वही नेम देना. अब हमारे पास 2 स्पीड है जिनको हमने फाइंड आउट करना है और उन्हीं को ही हम अज्यूम कर लेते हैं. एक स्पीड ऑफ बोट, लेट द स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर. आपको पता है जब भी स्पीड राइट की जाती है, हाँ जी, सबसे पहले हम सपोज करेंगे लेट स्पीड ऑफ बोट x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट y किलोमीटर पर आवर. देखो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आते हैं ना कि बोट के साथ डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वर्डिंग आ जाए, तो आपको बोट की स्पीड डाउन स्ट्रीम के साथ और अप स्ट्रीम के साथ फाइंड आउट करनी होगी. अब ये डाउन स्ट्रीम का मीनिंग क्या है? डाउन स्ट्रीम का मीनिंग ये होता है कि जब भी वाटर जिस डायरेक्शन में जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में वाटर की डायरेक्शन है, ये होती है हमारी डाउन स्ट्रीम. ठीक है, और अप स्ट्रीम का मतलब उससे अपोजिट डायरेक्शन. तो यहाँ पर तो एक बार मैं आपको डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मीनिंग क्लियर करा लूँ. जस्ट लाइक देखो ये वाटर का फ्लो है, वाटर की डायरेक्शन इस साइड है और बोट, ये बोट जा रही है सपोज, आप थोड़ी देर के लिए सपोज कर लो बोट यही है हमारी, ये भी इसी साइड जा रही है, मतलब वाटर और बोट सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. तो उस केस में हम कहेंगे बोट जो है वाटर के साथ डाउन स्ट्रीम में है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन. क्लियर? और नेक्स्ट केस है अप स्ट्रीम का. अप स्ट्रीम का मतलब है वाटर इस डायरेक्शन में, बोट क्या आ रही है इससे अपोजिट डायरेक्शन. अपोजिट डायरेक्शन के केस को हम क्या बोलते हैं, अप स्ट्रीम. ये आपका मीनिंग है कि बोट क्या किया, बोट ने एक बार तो गई, अब एक बार तो जा रही है, उसको बैक भी तो आना है. वाटर तो अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा. जिस टाइम वो वाटर की डायरेक्शन में जा रही है वो डाउन स्ट्रीम का केस होगा, जिस टाइम वाटर के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है वो अप स्ट्रीम का केस होगा. ठीक है. अब ऐसे केस में हमें क्या करना होता है, बोट की स्पीड एक बार डाउन स्ट्रीम के साथ भी निकालनी होती है, एक बार अप स्ट्रीम के साथ भी. मैंने यहाँ बोट की स्पीड को लिया है x किलोमीटर पर आवर और वाटर की स्पीड मीन्स करंट की स्पीड को लिया है y किलोमीटर पर आवर. जब वो डाउन स्ट्रीम में है, देखो जब इस तरफ जा रही है इस साइड, दोनों की स्पीड इकट्ठी मिक्स हो जाती है. आप खुद भी देखो जब भी कोई पर्सन भी स्विमिंग करता है ना, वाटर जिस साइड जा रहा है उसी साइड बोट जा रही है तो स्पीड से भाग के जाएगी. क्यों? क्योंकि दोनों की स्पीड मिक्स हो रही है. दैट मीन्स बोट के साथ वाटर की स्पीड भी मिक्स है. तो डाउन स्ट्रीम में आप क्या लिखोगे, जब भी स्पीड निकालनी हो बोट की डाउन स्ट्रीम के साथ, वो आएगी x + y किलोमीटर पर आवर. ऐसे अप स्ट्रीम में अब बोट की स्पीड अब आप डाउन स्ट्रीम में निकालोगे. डाउन का मतलब उसके साथ वाटर की स्पीड नहीं है, वाटर उसको, ये देखो वाटर इधर आ रहा है, ये बोट इधर आ रही है, वाटर इसको पीछे की तरफ धकेलेगा, मतलब इसको माइनस करेगा. वाटर की स्पीड यहाँ नहीं है, तो यहाँ क्या आएगा, वाटर की स्पीड माइनस कर दोगे x - y किलोमीटर पर आवर. तो जब भी ऐसे बोट वाले क्वेश्चन आते हैं ना, तो हमें अप स्ट्रीम पहले सेपरेट स्पीड लेनी होती है, उसके बाद बोट की स्पीड
स्पीड लेनी है डाउन स्ट्रीम के साथ और बोट की स्पीड लेनी है अप स्ट्रीम के साथ। ओके तो हम यही करेंगे, मुझे ये अच्छे से समझाना था। आई होप यू हैव क्लियर ऑल द पॉइंट्स। ओके अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। तो इसमें सबसे पहले हमने सेपरेट स्पीड ली। अब हम आते हैं स्पीड ऑफ बोट। ये आपको डायग्राम बना के दिखाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसे आपको कई क्वेश्चन मिलेंगे बोट वाले, बस आपको ये चार ध्यान रखना है कि जब भी डाउन स्ट्रीम हो तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएंगी, जब अप स्ट्रीम हो तो बोट की स्पीड में से वाटर की स्पीड माइनस करनी है। बस यही चीज़ ध्यान रखनी है, मुझे लॉजिक क्लियर कराना था। स्पीड ऑफ बोट विद डाउन स्ट्रीम कि हम माइनस क्यों करते हैं और प्लस क्यों करते हैं। स्पीड ऑफ बोट विद डाउन स्ट्रीम क्या आएगी? डाउन स्ट्रीम का मतलब वाटर की सेम डायरेक्शन, तो वाटर की स्पीड भी है, बोट की ये भी है, दोनों को ऐड करोगे किलोमीटर पर आवर, क्योंकि ये भी स्पीड है किलोमीटर पर आवर आपको लिखना ही होगा। ऐसे ही स्पीड ऑफ बोट विद अप स्ट्रीम क्या आएगा? x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। अब हमें देखो दिया क्या हुआ है जिसके बेस पे आपको इक्वेशन बनानी है। इसने बोला कि ऋतु जब डाउन स्ट्रीम गई, मतलब वाटर की डायरेक्शन में जा रही थी, तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस रिकवर किया 2 आवर्स में। अब अप स्ट्रीम में उसने 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रिकवर किया 2 आवर्स में। होता है ना, फ़र्क तो होता ही है, क्योंकि इसमें पानी की स्पीड भी साथ साथ थी, तो अभी 2 घंटे में इतना डिस्टेंस रिकवर हो गया, जबकि अपोजिट डायरेक्शन में उतनी ही टाइम में ओनली 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रिकवर हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, डिस्टेंस हमें दे रखा है, डिस्टेंस के बेस पे हम इक्वेशन बनाएंगे। यहाँ टाइम के बेस पे भी बना सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस के बेस पे आपकी ज़्यादा इजी रहेगी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम, यही होता है। अब हम इक्वेशन बनाते हैं। मैंने यहाँ डिस्टेंस लिख दिया, ये डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है। जब डाउन स्ट्रीम का डिस्टेंस है तो हम डाउन स्ट्रीम की स्पीड लेंगे। डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या है? x प्लस वाई इंटू टाइम कितना? 2 आवर। तो बन गई इक्वेशन डिस्टेंस स्पीड इंटू टाइम। अब 2 को मैंने यहाँ डिवाइड कर दिया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10। ऐसे ही मैंने और इधर लिखे x प्लस वाई को इधर लिख दिया, वेरिएबल हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं और कांस्टेंट हम राइट साइड में। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन बन चुकी है। अब हम आते हैं सेकंड केस में। सेकंड केस में उसने क्या किया? अप स्ट्रीम में ओनली 4 किलोमीटर का डिस्टेंस रिकवर किया 2 आवर्स में। सेम केस। अब आप क्या लिखोगे? 4 किलोमीटर लिखोगे। डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। ये आपकी स्पीड है, क्योंकि ये अपस्ट्रीम का डिस्टेंस है तो हम स्पीड भी क्या लेंगे? अपस्ट्रीम की लेंगे, x माइनस वाई इंटू टाइम, दोनों का सेम है। तो अपस्ट्रीम का डिस्टेंस इज इक्वल टू अपस्ट्रीम की स्पीड इनटू टाइम। इसमें भी सेम, 2 को इधर डिवाइड करोगे, 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब आपकी फर्स्ट इक्वेशन आई थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, कट हो गया। 2x इज इक्वल टू 12, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6। अब फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करते हैं? x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x की रिप्लेस में 6 रखा, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, y की वैल्यू क्या आई? 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4। तो स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है। x और y हमने जो सपोज किए थे उनको वापसी उनकी लैंग्वेज लिखनी होती है, नहीं आपने x और y वैल्यू राइट करके छोड़ दिया। x क्या था? x क्या था? स्पीड ऑफ बोट, वो आपको राइट करना होगा। स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी, ये भी लेंथी है। देखो ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे, आते हैं तो लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएंगे। ओके, तो थोड़ा सा इनमें केयरफुल रहने की ज़रूरत है, क्योंकि स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग करोगे तभी आपको इस क्वेश्चन में समझ आएगा। स्टेटमेंट अंडरस्टैंडिंग होगी तभी आप इक्वेशन बना पाओगे। 2 women and 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it. That means same work. वो 3 days में कर रहे हैं। Find the time taken by 1 man alone to finish the work and also that taken by 1 man alone. देखो सबसे पहले तो वोमेन और मैन ने मिलकर काम किया। पहले केस में 2 वोमेन थी और 5 मैन थे, वही काम वो कर रहे हैं 4 days में। फिर आया सेकंड केस, 3 वुमेन हो गई
मतलब एक वुमेन भी इंक्रीज हुई पहले वाले से और अब एक मैन भी इंक्रीज हुआ। वाइल 3 वुमेन एंड 6 मैन कैन फिनिश इट इन 3 days। नेचुरली है, एक दिन कम लगेगा क्योंकि दोनों ही मेंबर इंक्रीज हुए, मैन भी और वुमेन भी। अब आता है थर्ड केस कि जब सिंगल वुमेन उस काम को करे, फाइंड द टाइम, वो हमें टाइम बताना कि वो टाइम कितने टाइम में फिनिश कर लेगी। सेम ऐसे ही वन मैन काम करेगा एलोन तो कितना टाइम लगेगा। तो जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी होती है हम वही सपोज कर लेते हैं। तो जब भी ऐसे वर्क डन वाले क्वेश्चन होते हैं ना, मतलब कितना वर्क हुआ, तो उसमें सबसे पहले हम टोटल वर्क भी सपोज करते हैं। लेट टोटल वर्क कितना, मुझे 1। अब आता है जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है उससे हम सपोज करते हैं। क्या सपोज करेंगे? लेट द टाइम टेकन बाय वन वुमेन टू फिनिश द होल वर्क। होल वर्क मीन्स सारा वर्क, कंप्लीट वर्क भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू x डेज, क्योंकि डेज के हिसाब से टाइम दिया गया तो सपोज भी डेज के हिसाब से करोगे। सेम टाइम टेकन बाय वन मैन टू फिनिश द होल वर्क इज इक्वल टू y डेज। ओके, अब है निकालेंगे हम, जब भी ऐसे वर्क डन वाले क्वेश्चन आते हैं ना, वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 day। वर्क डन का मतलब कितना वन वुमेन ने 1 day में काम किया। देखो जब भी आप काम का वो दिखाते हैं ना, कोई काम कितने दिन में पूरा होता है, कोई वर्क कितने दिन में कंप्लीट होता है, तो सबसे पहले तो हमें ये पता लगाना होता है कि एक दिन में हम कितना कर सकते हैं। कोई भी काम हो, आप एक दिन में कितना कर रहे हो, तभी आप एस्टिमेशन लगा सकते हैं कि ये वर्क मैं टोटल कितने डेज में कंप्लीट कर पाऊँगा। तो जब भी वर्क डन वाले क्वेश्चन आते हैं तो हमें, क्योंकि यहाँ फाइंड आउट करना है कि वन वुमेन उस वर्क को कितने टाइम में कंप्लीट करेगी, वन मैन कितने टाइम में करेगा, तो मुझे पहले ये पता लगाना होगा कि 1 day में उसकी कैपेसिटी कितनी है, 1 day में वो कितना वर्क कर पाती, तभी हम टाइम लिमिट सपोज कर पाएंगे कि होल वर्क को कितने टाइम में करेगी। तो इसलिए हम लिखना पड़ता है वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 day। वर्क डन का मतलब है उसने कितना काम किया, वन वुमेन ने 1 day में, 1/x। अब आता है कि बच्चे कहेंगे 1/x कैसे हो गया, छोटी सी बात है, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लियर कर देती हूँ। अब हम सपोज कर लेते हैं, मैं कंप्लीट लैंग्वेज में नहीं लिखूँगी, यहाँ पर कंप्लीट वर्क हो रहा है 2 days में, ठीक है। तो 1 day में कितना काम होगा, आप किसी काम को 2 दिन में पूरा कर रहे हो तो 1 day में उसका हाफ ही करोगे ना, हाफ। ऐसे ही कंप्लीट वर्क हो रहा है 3 days में, तो 1 day में वर्क कितना करोगे, उसका 1/3 करोगे। तो 1/3 मतलब वर्क का पार्ट है ये। ऐसे कंप्लीट वर्क हो रहा है 10 days में, तो 1 day का वर्क कैसे आएगा, 1 day का वर्क क्या आएगा, 1 day का वर्क निकाल रहे हैं हम 1/10। तो सेम एज यही स्टेप हमें यहाँ पर करना है कि कंप्लीट वर्क हो रहा है x days में, तो 1 day में कितना वर्क होगा, 1/x। क्लियर। ऐसे ही वर्क डन बाय वन वुमेन इन 1 day 1/x, वर्क डन बाय वन मैन इन 1 day इज इक्वल टू 1/x। वाई, ये आपको स्टेप निकालने ही निकालने हैं, क्योंकि इसके बिना हमारा गुजारा नहीं चलता। अब चलते हैं जो इसने गिवन दिया है। इसने क्या बोला है, 2 वुमेन एंड 5 मैन। जब दोनों मिलकर काम करते हैं तो होल वर्क फिनिश हो रहा है 4 days में। अब हम करेंगे 2 वुमेन ने 1 day में कितना वर्क किया, जो 1 वुमेन 1 day में इतना वर्क करती है 1/x, तो 2 वुमेन कितना करेंगी 2/x, इसका डबल कर दो। और 1 मैन कितना करता है 1/y, तो मैन फर्स्ट केस में कितने 5, तो 5 मैन का 1 day का वर्क कितना आ जाएगा 5/y। क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं तो दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। अब देखो ये बता रहे हैं कि दोनों का कंप्लीट वर्क करने का टारगेट ये है, तो 1 day का वर्क कितना होगा 1/4। ये भी मैंने क्या किया, 2 वुमेन एंड 5 मैन का 1 day का वर्क निकाला है, तो इधर भी तो 1 day का वर्क होना चाहिए, क्योंकि वो कंप्लीट वर्क को 4 days में कर रहे हैं।
तो ये दोनों का 1 डे का वर्क है, तो इधर भी आपको 1 डे का वर्क लिखना होगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। इस तरह के क्वेश्चन में इसी तरह की इक्वेशन बनाते हैं। बहुत ये वाले क्वेश्चंस ना बच्चों को समझने में प्रॉब्लम होती है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो। वीडियो में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, लंबी जाएगी, क्योंकि जल्दी कराने का कोई फ़ायदा नहीं होता, स्टेटमेंट समझाने में भी टाइम लग जाता है। कि ये घबराना नहीं है, इतनी बड़ी वीडियो है जी, कौन देखे। ठीक है, देखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा। 6 मार्कर क्वेश्चन में आ जाता है ऐसे क्वेश्चन। वैसे ही सेकंड सिचुएशन है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं। 20-25 मिनट की वीडियो तो 10th क्लास के लिए बच्चों के लिए बड़ी नहीं होती। मेन है हमें टॉपिक समझाना। क्लास में भी जब हम क्लोज क्वेश्चन कराते हैं तो 15-20 मिनट तो एक एक क्वेश्चन को लग जाता है। वीडियो में फिर भी स्पीड ज़्यादा रख रहे हैं। अब आते हैं अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में अब आ गई 3 वुमेन एंड 6 मैन है। तो इसमें भी आप क्या करोगे, इन दोनों का पहले 1 डे का वर्क निकालोगे। 1 वुमेन का 1/x है, तो 3 वुमेन का क्या होगा 3/x। 1 मैन का 1/y है, तो 6 मैन का कितना होगा c/y, क्योंकि दोनों का टुगेदर वर्क है इसलिए प्लस किया। और दोनों ने मिलकर वर्क कितने डेज में कंप्लीट किया 1/3, तो 1 डे का वर्क कितना होगा 1/3। दोनों का वर्क कंप्लीट करने का टाइम है 3 डेज, तो 1 डे का वर्क कितना आ जाएगा 1/3। तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या आई 2/x + 5/y = 1/4। 2/x + 5/y = 1/4। 3/x + 6/y = 1/3। अब आपने क्या करना है, दोनों इक्वेशंस को सोल्व करना है। ये हमने जो स्टार्टिंग के पार्ट किए ना फर्स्ट क्वेश्चन के, वैसे ही हो गया। को पता है वेरिएबल जब डिनोमिनेटर आ जाए पहले से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करना एंड देन सोल्व। 1/x को u एंड 1/y को v। ये हमारा पहले वाला कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। मतलब मेन हमारा यहाँ था इक्वेशन बनाना, इसके बाद कुछ मुश्किल नहीं है। 2u + 5v = 1/4। 3u + 6v = 1/3 हमारी इक्वेशन बन चुकी है। 2u, ये स्टेप आपको जिसने फर्स्ट क्वेश्चन के पार्ट अच्छे से कर लिए उनके लिए कोई मुश्किल नहीं। अब देखो 2u प्लस फर्स्ट इक्वेशन में 2u फर्स्ट इक्वेशन मेरी क्या थी 2u + 5v = 1/v। यहाँ हमने सपोज किया ना 1/4, सॉरी। अब 4 को ना पहले इधर ले आओ, 4 × 2 = 8u + 5v, क्योंकि ऐसे प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। आप एलसीएम है ना इधर, ये दोनों साइड के इक्वल है, तो आप पहले ही इसे मल्टीप्लाई कर दो। इधर आ गया, सिंपल इक्वेशन बन गई। ऐसी सेकंड इक्वेशन में है 3u + 6v = 1/3। 3 को इधर मल्टीप्लाई किया, 3 × 3 = 9। u + 18v = 1। ठीक है, 9u + 18v = 1। अब हमारी दोनों इक्वेशन क्या आ गई हैं, 8u + 20v = 1 एंड 9u + 18v = 1। ये आई थी। दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल करने हैं। 9 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 8 को इधर। ये ध्यान रखना, होल इक्वेशन आपको मल्टीप्लाई करनी होती है, ये चीज़ ध्यान रखनी है। 72u + 180v = 9। तो ऐसे ही नेक्स्ट इक्वेशन बनाओगे 72u 18 8 जा कितना होता है हमारे पास 144 एंड 8 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 8 आ गया। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास इक्वेशन आ चुकी हैं। कोएफिशिएंट सेम होने के बाद उनके साइन अपोजिट करने थे, इसलिए नीचे वाली इक्वेशन के हमने साइन चेंज किए और कट किया। 144 180 में से 144 कट किया, प्लस वाली टर्म आपकी बड़ी है 36 आएगा। 36v = 1। v की वैल्यू क्या आई 1/36। अब v की वैल्यू आपको पुट करनी है इस इक्वेशन में। 8u + 20 इन v की वैल्यू 1/36 आई है, ये 5 पे कट होगा, 4 पे, सॉरी 4 5 = 20 एंड 4 9 = 36, 1 आया। एंड क्या है इसके बाद 8u + 5/9 = 1। 8u = 1 - 5/9, 9 एलसीएम 9 - 5 4/9। अब आपके पास 8u क्या आया 4/9, u की वैल्यू क्या आई 4/9 × 1/8 कितना है 1/18। तो अब आया 1/x = u 1/18। x की वैल्यू कितनी है 18। 1/y = v = 1/36। y की वैल्यू कितनी आई 36। तो अब x क्या सपोज करके चले थे टाइम टेकन बाय 1 वुमेन, तो x की वैल्यू हमारे पास 18 आ चुकी है। टाइम टेकन बाय 1 वुमेन टू फिनिश दी वर्क 18 डेज आ जाएगा।
एंड टाइम टेकन बाय 1 man टू फिनिश द वर्क इज इक्वल टू 36 days आ जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हो चुका है। आते हैं हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे। रूही ट्रैवल्स 300 किलोमीटर डिस्टेंस उसको ट्रैवल करना है टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। अब इसका मीनिंग क्या है, पार्टली बाय ट्रेन पार्टली बाय बस? मतलब वो उसका जो डिस्टेंस है घर तक का, कुछ डिस्टेंस वो ट्रेन से रिकवर करती है, कुछ डिस्टेंस वो बस से रिकवर करती है। शी टेक्स 4 hours इफ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग बाय बस। इफ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन and remaining by bus, she takes 10 minutes longer. Find the speed of the train and bus separately. देखो ये क्वेश्चन भी मुश्किल कुछ भी नहीं है। टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना, 300 किलोमीटर। फिर इसने ये कहा कि 2 केस बनाया। अब हम ना पहले तो साथ साथ ना क्या करते हैं, जो चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है वो सपोज कर लेते हैं। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 किलोमीटर। अब टाइम के बेस पे हम इक्वेशन बनाएंगे, क्योंकि उसने कहा है उसको 4 hour लगे फर्स्ट कंडीशन में, तो इसलिए मैंने टाइम निकालने का फॉर्मूला बता दिया, डिस्टेंस बाय में स्पीड। जैसी वैल्यू गिवन होती है उसके बेस पे हम इक्वेशन बनाते हैं। ठीक है, अब इसको फिर से आगे इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा यहाँ केयरफुल हो जाओ। कहता है 4 hours लगे, कब लगे, कैसे लगे? इफ़ शी ट्रैवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन, अगर वो ट्रेन से 60 किलोमीटर जाती है, रिमेनिंग अब 300 में से 60 माइनस करो, कितना आएगा बाकी का डिस्टेंस, 240। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस जो बस वाला डिस्टेंस है ये 240 किलोमीटर है। ट्रेन वाला फर्स्ट केस में 60 है और बस वाला रिमेनिंग लिख दिया, वो आपको माइनस खुद ही करना पड़ेगा। दैट मीन्स फर्स्ट केस में 240 किलोमीटर डिस्टेंस उसने रिकवर किया बस से। तो इस तरह से उसको टोटल टाइम कितना लगा, 4 hour। अब अभी तो यहीं पर हमने यहीं तक समझा है, तो यहीं तक इक्वेशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब आपको टाइम निकालना ना, मैंने टाइम लिख दिया दोनों का मिलाकर। तो टाइम दोनों का मिला के लिखा, तो ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम। ट्रेन का टाइम कैसे निकालोगे, ट्रेन का डिस्टेंस बटे में ट्रेन की स्पीड प्लस बस का डिस्टेंस बटे में बस की स्पीड। बस का डिस्टेंस हमें पता चल चुका था, दोनों के टाइम को मिलाकर 4 hour। ऐसे ही सेकंड केस क्या है, सेकंड केस में उसने क्या किया, इफ़ शी ट्रैवल, इफ़ नेक्स्ट केस, नेक्स्ट कंडीशन स्टार्ट हो गई है। इफ़ शी ट्रैवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस। तो यहाँ पर रिमेनिंग कितना हो, 100 किलोमीटर उसका ट्रेन से निकल गया, तो रिमेनिंग क्या आएगा, 200 किलोमीटर। तो इस तरह से उसको 10 मिनट लॉन्गर लगे हैं। यहीं पर बच्चे गलती कर जाते हैं। ये लॉन्गर का मतलब जितना टाइम पहले लग रहा था उससे 10 मिनट ज़्यादा, ये नहीं कि ओनली 10 मिनट लगे। पहले 4 hours लग रहे थे, अब उसको लग रहे हैं 4 hour and 10 मिनट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे दिया हो 4 hour 10 मिनट टाइम है, वो कैसे निकाला, ट्रेन का टाइम प्लस बस का टाइम। ट्रेन का टाइम कैसे निकालोगे, ट्रेन का डिस्टेंस बटे में ट्रेन की स्पीड, बस का डिस्टेंस बटे में बस की स्पीड इज इक्वल टू 4 hour and 10 मिनट। देखो 60, ये फर्स्ट क्वेश्चन बन चुकी है। ये ट्रेन का टाइम बाय में ट्रेन की स्पीड, बस का टाइम बाय में बस की स्पीड, 4 hour प्लस 10 मिनट। अब देखो इसको आपने 10 मिनट को भी हार्स में कन्वर्ट करना है। यहाँ मैंने आपको एलसीएम लेके सोल्व करके दिखाया हुआ है। ये 4 hour है प्लस 10 मिनट के हार बनाओगे, 10/6 करोगे ना, क्योंकि 1 hour में 60 मिनट होते हैं। 10/60 कर दिया, पीछे मैंने हार लिख दिया। अब मैंने ना यहाँ पर ये 4 + 1/6 हो गया और ब्रैकेट में ना इकट्ठा हार लिख दिया, क्योंकि दोनों टाइम आपके हार में आ गए। 4 + 1/6। अब 6 एलसीएम ले लो, 6 + 6 4 24 + 1 25/6 आ गया। तो अब इसका टाइम जो हो गया ना 25/6, ये वैल्यू आपकी किसके इक्वल आ गई, 25/6 हार के इक्वल आ गई। क्योंकि हॉर टाइम पीरियड आपका सेम होना चाहिए, नहीं 1 मिनट में ये भी हॉर में हो गया कंप्लीट टाइम, ये भी हॉर में हो गया। अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है, 1/x को u के इक्वल लिखा, 1/y को v के इक्वल। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी क्या आएगी, 60u + 240v = 4। सेकेंड क्या आएगी, 100u
प्लस 200v इज इक्वल टू 25/6। अब 6 का वो पहले यहाँ लेके आओ, 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है। अब मैंने फर्स्ट इक्वेशन को दोबारा से राइट किया, 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4 है, ठीक है। अब देखो फर्स्ट इक्वेशन में ना यहाँ 60 है, सेकंड में देखो 600 है, तो यहाँ पर आप दोबारा से लिख लो, ये 60u प्लस 240v इज इक्वल टू 4, ये फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन क्या है, 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। ये मेरी बन चुकी हैं। मुझे क्या करना है, कोएफिशिएंट इक्वल करना है। मैंने फर्स्ट इक्वेशन को ओनली 10 से मल्टीप्लाई किया। ऐसा भी हम कर सकते हैं, ये नहीं कि दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना ज़रूरी, फर्स्ट इक्वेशन को मैंने मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर वही दिखाया गया, फर्स्ट इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो u वाले कोएफिशिएंट हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। ओनली फर्स्ट को मल्टीप्लाई किया, 600 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2400, ये आ जाएगा 40। 600u प्लस 1200v इज इक्वल टू 25। दिस कैंसल, 2400 में से 1200 माइनस हुए, 1200v इज इक्वल टू 25। v की वैल्यू कितनी आई, 15 बाय में 1200, 1/80, ठीक है। 60u प्लस 240v इज इक्वल टू v4। 60u प्लस 240, v की वैल्यू कितनी आई है, 1/80। अब इसे कट करो, 3 आ गया। 60u प्लस 3 इज इक्वल टू 4। 60u, 4 में से 3 गए 1, 60u इज इक्वल टू 1, u की वैल्यू 1/60 आ गई और v की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। अब आगे क्या करना है, x और y की वैल्यू निकालने के लिए 1/x को u के इक्वल राइट किया, u की वैल्यू 1/60 है, रिवर्स करो, x की वैल्यू 60 आ गई। 1/y इज इक्वल टू v, 1/80, y की वैल्यू 80 आ गई। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी आई, 60 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ बस कितनी आई, 80 किलोमीटर पर आवर। तो हमारे सेकंड क्वेश्चन के 3 पार्ट से कंप्लीट हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।